यहाँ पर हम देखते हैं जो पिछले साल में जो हमारे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो सिर्फ हम देखते हैं। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन यानी एप्टीट्यूड से जो सिर्फ मैथ मैथ वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि प्राइम नंबर जो 60 और 80 है, प्राइम नंबर 60 और 80, इन दोनों के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर आ रही है उनका सम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अब प्राइम नंबर 60 और 80 के बीच में कौन कौन सी प्राइम नंबर आती हैं उसकी हम बात करें तो 61 है, एक प्राइम नंबर है। 61 के बाद में 67 है, प्राइम नंबर है। 67 के बाद में 71 प्राइम नंबर है, 73 प्राइम नंबर है, 79 प्राइम नंबर है। इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 351 आएगा, 351। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, जैसे एक ए और बी हैं, दो व्यक्ति हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। ए और बी है, एक तरफ ए है एक तरफ बी है। वो टाइप करते हैं 120 पेज का बुक है, एक साथ टाइप करते हैं। कितने पेज का बुक है, 120 पेज का बुक है, उसको वो एक साथ टाइप करते हैं। ए है वो 36 पेज टाइप करता है 9 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे ए है वो 36 पेज टाइप करता है कितने घंटे में, 9 घंटे में 36 पेज टाइप करता है ए। और बी जो है वो टाइप करता है 40 पेज, और कितने घंटे में टाइप करता है, 5 घंटे में टाइप करता है बी 40 पेज। और दोनों हैं, उनको एक 120 पेज का बुक है, टाइप करना है। पहले ए टाइप करता है 60 पेज अकेला, ए 60 पेज है वो अकेला टाइप करता है, यानी सिंगल वो टाइप करेगा। और उसके बाद में लास्ट के जो 60 पेज है वो ए और बी दोनों टाइप करते हैं। लास्ट के 60 पेज, 120 पेज की बुक है, उसमें ये 60 पेज है, दोनों ए और बी मिल करके टाइप करते हैं। तो हमें ये देखना है कि पूरे समय यानी पूरा जो टाइम लगने वाला है वो कितना लगने वाला है पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो जैसे हम देखें इसमें ए की कैपेसिटी दे रखी है 36 पेज 9 घंटे में टाइप करता है, तो 1 घंटे कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं ए की। 1 घंटे कैपेसिटी क्या रहेगा, ए का 1 घंटे कैपेसिटी रहेगा 36 डिवाइड बाई 9, यानी ए 4 पेज है 1 घंटे में टाइप करता है, बराबर। इसी तरीके से बी की कैपेसिटी भी निकाल लेते हैं। बी की कैपेसिटी क्या रहेगा, 40 पेज 5 घंटे में टाइप कर रहा है, यानी 40 डिवाइड बाई 5, यानी 8 पेज है वो 1 घंटे में टाइप कर रहा है। अभी हम देखें यहाँ पर 60 पेज ए टाइप कर चुका है, तो घंटे कितने लग गए, 60 में भाग दे देंगे 4 का, तो 15 घंटे तो लग चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखें ए 60 पेज टाइप कर चुका है अकेला, तो 60 में हम भाग दिया, 1 घंटे कैपेसिटी इसकी 4 पेज है, तो 15 घंटे तो अभी लग गए हैं काम में। अब बाकी के और टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ए और बी 60 पेज बाकी के टाइप करेंगे। अब ए और बी का 1 घंटे का टाइम कितना है, 12 है ना, क्योंकि ए की कैपेसिटी 4 पेज है, बी की कैपेसिटी 8 पेज है, दोनों को जोड़ा हमने 12 पेज आ रहा है, यानी दोनों मिलकर के 1 घंटे में 12 पेज टाइप करते हैं। और बाकी इन दोनों को मिलकर के 60 पेज टाइप करना है, तो 60 में हम भाग देंगे 12 का, तो कितना आएगा, 5 घंटे। यानी जब वो मिलकर के काम करते हैं तो 5 घंटे काम करते हैं, और ए अकेला जब काम करता था तो 15 घंटे काम करता था, तो 15 और 5 कितना हो गया, 20 घंटे। तो 20 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 आवर हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जो वैल्यू है डायमंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दे रखी है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। डायमंड है, उसकी वैल्यू दे रखी है डायमंड
उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दे रखी है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी जो डायमंड का वेट है, जो उसका वजन रहेगा, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखी है। अब क्या है, डायमंड जो है, हीरा जो है, एक्सीडेंटली टूट जाता है और ये 3 पीसों में बढ़ जाता है। 3 पीस किस तरीके के 3 पीसों में बढ़ जाता है? ये 3 पीसों में बढ़ जाता है 3:5:7, ये 3 अनुपातों में बढ़ जाता है डायमंड। अब क्या होता है जब 3 पीसों में बढ़ जाता है, इसकी वजह से इसको कितने का नुकसान हुआ है? 3 पीसों में बढ़ने की वजह से इस व्यक्ति को 42,600 रुपये का नुकसान हुआ है। पहले सिंगल पीस था डायमंड का, जिसका जो प्राइस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसके वेट के स्क्वायर के, यानी उसके वजन के स्क्वायर के। अभी वो एक्सीडेंटली टूट करके 3 भागों में बट गया है, 3, 5, 7, और उसका जो लॉस हुआ है व्यक्ति का, वो इस एक्सीडेंटली ब्रोकन की वजह से 42,600 रुपये का लॉस हुआ है। तो डायमंड का एक्चुअल वैल्यू हमसे पूछा है कि एक्चुअल वैल्यू क्या था डायमंड का, एक्चुअल वैल्यू डायमंड का क्या था वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर दे रखा है डायमंड का, वेट के स्क्वायर के। तो ये जो टूटा है 3 पार्ट में टूटा है, इसका मतलब प्राइस हमें किसके कैलकुलेट करनी है? इन तीनों का जोड़ करें हम, कितना हो गया? 7, 5 और 3, कितना? 15। 15 का स्क्वायर यानी 225 यूनिट का हमें क्या निकालना है? प्राइस निकालना है, क्योंकि एक्चुअल यूनिट तो 225 है। अब स्क्वायर के डायमंड का जो प्राइस है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो हमें एक्चुअल जो प्राइस है वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी। तो हम इनका स्क्वायर जोड़ देते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 83 यूनिट आएगा। तो एक्चुअल जो यूनिट है वो हमारा 83 यूनिट है, यानी न्यू कॉस्ट जो बैठ रही है हमारी वो 83 यूनिट बैठ रही है। तो हमारा लॉस कितने का हुआ है? लॉस हुआ है हमारा, यहाँ पर कितना यूनिट हो गया था? 225 यूनिट। यहाँ पर एक्चुअल में कितना है? 83 यूनिट। 225 में से 83 घटा देंगे हम, यानी 83 माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा? 142 यूनिट। अब 142 यूनिट है वो लॉस के रूप में है, यानी 142 यूनिट इक्वल टू 42,600। तो 1 यूनिट का लॉस हम निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का लॉस कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। डिवाइड देंगे तो 300 आएगा। तो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस हमारी कहाँ पर कैलकुलेट होगी? ये 225 यूनिट पर। 225 इंटू जो ओरिजिनल प्राइस अगर हमें निकालना है, ओरिजिनल प्राइस यानी एक्चुअल जो प्राइस निकालना है, वास्तविक मूल्य जो निकालना है, वो हम निकाल सकते हैं 300 इंटू 225। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 67,000, यानी 67,500, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है, जैसे एक एवरेज वेट दे रखा है 100 स्टूडेंट का 32 kg। यहाँ पर देखते हैं एवरेज यानी औसत वजन, एवरेज वेट वो दे रखा है 100 स्टूडेंट का, कितना? 32 kg, 32 kg। और इसमें से जो स्टार्टिंग के 49 स्टूडेंट है उनका एवरेज वेट है 30 kg, और बाकी के जो एवरेज वेट लास्ट 50 स्टूडेंट का है, 50 स्टूडेंट का, वो दे रखा है 34 kg। तो हमें वेट निकालना है 50वें नंबर का जो स्टूडेंट है, क्योंकि ये जो बीच में रह गया 50वें नंबर का स्टूडेंट, उसका वेट निकालना है। क्योंकि 100 में से स्टार्टिंग के 49 का दे रखा है 30 kg, लास्ट के 50 का दे रखा है 34 kg। तो हमें बीच वाले का निकालना है, बीच वाले का एवरेज वेट क्या होगा, या बीच वाले का जो वजन है क्या होगा, 50वें नंबर का जो स्टूडेंट है उसका वजन क्या होगा। तो सबसे पहले तो 100 का 32 दे रखा है, इसका मतलब 3200 टोटल वेट हो गया। टोटल जो वेट है
अगर हम निकालें तो 3200 हो गया। अब 3200 में से हम टोटल वेट ये 49 का हम माइनस कर देते हैं। 49 का कितना हो गया? 49 का हो गया 0 और 49 दिया 147 यानी कि 1470 kg। इसी तरीके से ये 50 का हम निकाल लेते हैं। 50 × 34, 50 × 34 से क्या हो जाएगा? अब 5 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे 1700 kg। दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 0 7 31 यानी कि 3170। तो 3200 में से 3170 को हटा देंगे हम, तो 50वें नंबर के स्टूडेंट का वेट आ जाएगा। तो 3170 हम से माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 30 kg। तो 30 kg हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि एक पर्सन है 20% लॉस होता है उसको 90 पेन बेचने पर। यानी एक व्यक्ति है वो 90 पेन बेचता है। 90 पेन बेचता है कितने रुपए में? 80 रुपये में बेचता है। 80 रुपये में बेचता है 90 पेन। उसकी वजह से उसको 20% लॉस होता है। 20% क्या होता है? लॉस होता है। अभी क्या करना है उसको? वो सेलिंग प्राइस 90 पेन की क्या रखे, यानी कितने रुपए में वो बेचे, वो पूछा है कितने रुपए में वो बेचे, ताकि उसे 20% का लाभ हो। लॉस की जगह उसको प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हम देखें जो क्रय मूल्य क्या है उसका, क्योंकि 80 रुपये में उसने 80% लॉस खा करके बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? उसका एक्चुअल जो प्राइस है, जैसे 100 रुपये का पेन लिया, 20% का उसका लॉस हुआ, यानी 80 डिवाइड बाई 80, क्योंकि 80 रुपये में उसने बेचा है, तो इससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगी उसकी 100 रुपये आ जाएगी। क्योंकि 90 पेन है, 80 रुपये में उसने बेचे हैं, ये विक्रय मूल्य हो गया। 20% लॉस पर बेचा है, तो यानी 100 × 80/80 हम निकालें तो वो 100 रुपये आएगा। तो सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है, 20% उसको लाभ में निकालना है, तो 100 रुपये पर 20% लाभ चाहिए उसको, तो क्या करेगा? 120 से मल्टीप्लाई करेगा, 100 × 120/100, यानी उसको 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। इस फिगर को हम भूल जाते हैं, 90 पेन वाला फिगर है उसको भूल जाइए। ये देखिए डायरेक्ट विक्रय मूल्य 80 रुपये है, तो 20% का लॉस होता है। तो विक्रय मूल्य क्या रखे कि 20% का प्रॉफिट हो? तो भाई 100 रुपये की चीज़ है, उसको 80 रुपये में बेचेंगे तो 20% का लॉस होगा। अगर उसी को हम 20% लाभ कमाना चाह रहे हैं तो 120 में बेचेंगे, तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक पर्सन है वो 4 ट्रिप करता है सेम डिस्टेंस का। कितना ट्रिप करता है? 4 ट्रिप करता है वो सेम डिस्टेंस का। ही हैड स्पीड ऑफ 60 kmph इन 1 जनवरी, यानी वो सेम डिस्टेंस जा रहा है, यानी ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं। वो 4 ट्रिप करता है। जब वो फर्स्ट टाइम जाता है तो उसका स्पीड था 60 km/h, और नेक्स्ट जनवरी में यानी दोबारा जब वो यात्रा करता है तो उसका स्पीड आधा हो जाता है, यानी दूसरी जर्नी में उसका 30 हो जाएगा स्पीड। तीसरी जर्नी है उसमें और इसका आधा हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा इस तरीके से। और चौथी जर्नी है उसमें और आधा हो जाएगा, यानी 7.5 हो जाएगा। तो हमें ये ज्ञात करना है कि उसकी ये 4 ट्रिप के अंदर एवरेज स्पीड क्या है, उसकी जो व्यक्ति है उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं, चारों का भाग दे करके हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे पहले 60 गया, अब सबसे पहले हम डिस्टेंस मान लेते हैं। मान लो डिस्टेंस जो है ये पूरी सेम डिस्टेंस जा रहा है, 60 किलोमीटर है। तो सबसे पहले 60 गया, 60 की स्पीड से ये हो गया, फिर दोबारा से 60 किलोमीटर गया 30 की स्पीड से,
फिर तीसरी बार 60 किलोमीटर गया 15 की स्पीड से। फिर चौथी बार 60 किलोमीटर गया 7.5 की स्पीड से। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 यानी 15 घंटे हो गया। टोटल जो इसको लगने वाला है 15 घंटे लगने वाला है। अब एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? 60 किलोमीटर वो गया है, कितनी बार गया है? 4 बार गया है। और वो कितने घंटे में गया है? टोटल 15 घंटे में गया है। तो 15 का भाग दे देंगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है, प्रदीप है। प्रदीप ने क्या है, कुछ अमाउंट लिया है सिंपल इंटरेस्ट पर। प्रदीप नाम का एक व्यक्ति है, उसने कुछ सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ अमाउंट लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% पर ईयर दे रखी है पहले 3 साल के लिए। जो फर्स्ट 3 ईयर है उन 3 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 3%। ठीक है, और 4% दे रखा है वो अगले 5 साल के लिए दे रखा है, नेक्स्ट 5 साल के लिए। कितना? 4%। और 6% दे रखा है अगले 7 साल के लिए। अगले जो 7 साल है उनके लिए 6% दे रखा है। ये प्रदीप ने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है, पहली बात तो हमें ध्यान रखना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज पर लिया है। और ये रेट है पहले 3 साल के लिए 3%, अगले 5 साल के लिए 4%, अगले 7 साल के लिए 6% लिया है। अगर वो इंटरेस्ट के रूप में 2059 रुपये देता है, इंटरेस्ट के रूप में कितने देता है? 2059 रुपये वो इंटरेस्ट के रूप में देता है। तो अमाउंट उसने कितना लिया था वो पूछा है, कितना अमाउंट उसने लिया था, उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो जैसे मूलधन दर इंटू समय बटे 100 जो रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले 3 साल का इंटरेस्ट हम निकालें। पहले सिर्फ 3 साल का क्या निकलेगा? मूलधन को हम फिक्स मान लेते हैं, कोई भी मूलधन रहेगा। दर इंटू समय तो आएगा ही आएगा। दर हमारा 3% है और समय हमारा 3 साल है, यानी 9% पहले 3 साल में दिया उसने। फिर सेकंड जो 5 साल है उसमें कितना दिया? 5 साल इंटू दर कितना रहा? 4%, तो यानी 20% हो गया। यहाँ पर 3% है तो 20% हो गया इंटरेस्ट। फिर अगले 7 साल में थर्ड टाइम पर कितना दिया? 7 साल में 6% के हिसाब से, तो 7 इंटू 6% यानी 42%। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 42 और 20 62, 62 और 9 71, 71% टोटल उसका इंटरेस्ट हो गया है, 71%। अब प्रिंसिपल जो है उसका यानी जो मूलधन है वो 100% होगा। अब 71% उसने दिया है, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल हमें निकालना 100%, क्योंकि प्रिंसिपल तो मूलधन 100% ही होगा, लेकिन 71% है वो ब्याज के रूप में दे चुका है। तो 2059 रुपये वो 71% है ब्याज के रूप में दे चुका है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 71 से अगर इसको काट देते हैं तो कितनी बार कटेगा तेरा? 71 से ये 71 दूनी कितना हो गया? 2 14, ये 142। तो ये कितना बचेगा? 58 और 5 53, फिर 9 539, फिर 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, ये 63 बचेगा, यानी 29 बार कटेगा। ये 2059 71 से 29 बार कटेगा। तो ये हो जाएगा 2900। जो मूलधन था उसका 2900 था, जैसे हम निकाल लेंगे। अब ये हमें ध्यान रखना है, कटना ही चाहिए। 71 इंटू 29 करके देख लेते हैं हम। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 एकम 9, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 आएगा और 9 7 63, 63 और 2 65,
आंसर लगेगी 6। 7 दूनी 14 और 6 20, यानी 2018। ये सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट है कि हमें x प्लस वाई जो दे रखा है वो 5 दे रखा है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 है वो दे रखा है 35। x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 है, ये दिया हुआ है 35। तो हमें निकालना है पॉजिटिव डिफरेंस क्या है x और y के बीच में, यानी x माइनस वाई का वैल्यू हमें निकालना है। पॉजिटिव डिफरेंस यानी सिर्फ पॉजिटिव आना चाहिए। x और y का अंतर निकालना है, यानी पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में अंतर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इक्वल टू 35 है, इसका फार्मूला क्या होगा। अगर इसको हम सॉल्व करें इसको, तो ये होता है x प्लस वाई की पावर 3 माइनस के 3xy x प्लस वाई, ये इसका फार्मूला है। इसको तोड़ते हैं तो ये निकल के आएगा हमारे पास में, या इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी हमारे पास ये आएगा, ये दोनों का आपस में कट जाएगा। तो ये x प्लस वाई की पावर 3 माइनस 3xy x प्लस वाई, ये वैल्यू दे रखी है 35। ठीक है, अब x प्लस वाई की पावर 3 यानी 5 की पावर 3 125 हो गया, माइनस के 3xy। अब xy की वैल्यू कितनी दे रखी है, xy की वैल्यू हमें पता नहीं है, और x प्लस वाई की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। x प्लस वाई की वैल्यू तो 5 दे रखी है क्वेश्चन में, तो 15xy हो जाएगा ये। तो ये 15xy हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15xy, और इधर कितना दे रखा है 35। अब इसको हम उधर ले जाएंगे या इसको उधर ले जाएंगे, उधर इसको उधर लाएंगे, तो 15xy की जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी 90। तो xy की वैल्यू कितनी आ रही है 6। अब xy की वैल्यू हमारे पास में 6 आ रही है। अब हम इस फार्मूले में लग सकते हैं, यानी एक फार्मूला है हमारे पास में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें रख सकते हैं हम। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रखेंगे, माइनस के 2xy, ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम रखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई के होल स्क्वायर को, कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इधर हम कर देंगे माइनस के 4xy, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy भी हम लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, माइनस के 4xy की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 25 में से 24 का 1 बचेगा, यानी जो हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है वो आ रहा है 1। तो x माइनस वाई है वो क्या आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, या तो प्लस 1 रहेगा या माइनस 1 रहेगा। तो हमारा जो प्लस 1 है वो हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है a की वैल्यू दी हुई है, a इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो हमें निकालना है कि भाई a की पावर 6 प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई a की पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें a की वैल्यू दे रखी है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इसका कॉन्जुगेट अगर हमें निकालना हो
तो 1/a की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं, यानी इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी 1/a की वैल्यू हो गई 3 - k 2√2, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, यानी इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। ये जो एक ये बना है हमारे पास में, एक ये बना है, इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। यानी a + 1/a दोनों को ऐड किया तो इधर क्या हो जाएगा, इधर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, यानी a + 1/a आ गया हमारे पास में 6। अभी हमें ये सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम अलग अलग a3 का अलग भाग दे देंगे, तो इसमें a6 में a3 का भाग देंगे तो क्या आएगा a3, इसको हम सॉल्व करेंगे a3 प्लस यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर तो आ गया a3, इसमें भाग दिया तो एक में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/a3, 1/a3 प्लस a4 में भाग देंगे तो क्या आएगा a, और प्लस a² में भाग देंगे तो 1/a आएगा, ये आ जाएगा, सीधी सी बात है। अभी हम देखें a3 + 1/a3 इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर हम देखें a + 1/a 6 है, तो a3 + 1/a3 क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, a + 1/a³ माइनस के 3ab हम लिख सकते हैं। जैसे हमारा जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कौन सा, x³ प्लस y³ का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x + y³ माइनस के 3xy माइनस के 3x + y, इस तरीके से रहेगा। तो उससे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो इससे हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, a3 + 1/a³, ये हमारा 6 का स्क्वायर हो गया, 6 के पावर क्यूब, तो 6 की पावर क्यूब यानी 216 माइनस के 3 × x + y, वही 6 हो गया, तो 216 में से 18 जाएगा, फिर ये प्लस का है 6, इसमें हमारा एक रहेगा, यानी 216 माइनस के 18, तो 300, ये कितना हो जाएगा 200, 198 रहेगा, 198 में 6 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा, और 204 हमारा आंसर रहेगा। तो ये हमें खोल करके देख लेना है, ये जो फार्मूला है इसको खोल करके देख लेना है, x³ + y³ आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मैं x + y³ है वो माइनस के 3x + y है, इसको हम खोल करके देखेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए हमारी, x + y³ माइनस के 3xy x + y, ये अभी हमने देखा था कि x³ + y³ को हम लिख सकते हैं x + y³ माइनस के 3xy x + y, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये अभी हमने देखा, तो उसी के हिसाब से हमने ये लिखा है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं .
नेक्स्ट है हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हमें कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3z, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3z प्लस बाई की पावर 3 डिवाइड बाई 3xz बाई की पावर 3 डिवाइड बाई 3xz प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 3x। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3z प्लस बाई की पावर 3 डिवाइड बाई 3xz प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 3x, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमें देखना होगा, ये फार्मूला है हमारे पास में। फार्मूला क्या है, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस के 3x बाई जेड दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के बाई जेड माइनस के जेड एक्स। इससे हम सॉल्व करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसमें हम देखें कि हमारा ये वैल्यू 0 दे रखा है, x3 प्लस वाई 3 प्लस जेड 3 माइनस 3xy इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 अगर दे रखा है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, अगर इसकी वैल्यू हम 0 रख दें तो ये पूरा 0 होगा। तो जब ये पूरा वैल्यू 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि x3 प्लस वाई 3 प्लस z3 है, ये इक्वल टू होगा 3x बाई जेड के, तभी 0 हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का भाग देकर एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई जो ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर 3 करके इसको हम 3xz भी कर सकते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस 3xz। इसी तरीके से बाई की पावर 3 है, वो 3xz ही है, बाई की पावर 3xz, और z की पावर जो 3 है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अब z की पावर 3 करके नीचे 3xz लगा दिया, अब नीचे हो गया हमारा 3xz। 3xz हम कॉमन लेकर के इसको हम सॉल्व करेंगे, 3xz हम कॉमन लेकर के ये ऊपर हो जाएगा x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3। अब x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 है, ये आ रहा है हमारा 3xy z, तो 3 इसका हम मार्क देंगे 3xyz, और ये नीचे आ जाएगा 3xz। तो 3xz से 3xz कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा y आ जाएगा। अब y हमारा आंसर आया है, इसको जब जैसे हमने सॉल्व किया है तो y हमारा आंसर आया है, तो हमारा y आंसर रहेगा। अगर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो y हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि हमें एक क्या दे रखा है, व्रत दिया हुआ है, इस तरीके से एक क्या दिया हुआ, व्रत दिया हुआ है, ठीक है।
अब इसमें बाहर से कोई भुजा खींची हुई है, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट है, इससे एक रेखा खींची इसको प्रतिच्छेद करती हुई पी क्यू, एक और रेखा खींच दी है इसको प्रतिच्छेद करते हुई इस तरीके से, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये A है। अभी हमें दिया हुआ है AP का जो वैल्यू है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, AR का जो वैल्यू है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर और RS का जो वैल्यू है वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर और ये वैल्यू हमसे पूछा है, यानी PQ का वैल्यू हमसे पूछा है। PQ का वैल्यू क्या होगा ये हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिगर में हम देखें AP AQ जो हमारा इसमें काम करता है थ्योरम में, वो कैसे काम करता है? AP और AQ का वो मल्टीप्लाई है वो होता है AR मल्टीप्लाई AS, इस तरीके से काम करता है। अब AP की वैल्यू क्या है? 3 है। AQ की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस AQ, 3 प्लस PQ, क्योंकि AP की वैल्यू तो पता है तो 3 प्लस PQ लिख दिया। इसी तरीके से इधर हम देखें AR की वैल्यू पता है 6 इंटू AS की वैल्यू भी पता है हमें 6 प्लस 9, क्योंकि AR और RS पता है तो 6 प्लस 9 हो जाएगा, तो 9 छीकी 54 हो जाएगा इधर, 15 छीकी 90 हो जाएगा, 90 में 3 का भाग देंगे 30 आ जाएगा, यानी 3 प्लस PQ इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 से आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया 9 से 15, 15 छीकी 30, 30 में 9 से 15, 15 छीकी 90, 90 में हम इधर 3 का भाग दे दिया तो 30 हो गया। तो PQ की वैल्यू है डायरेक्ट यहाँ पर 27 आ जाएगी, क्योंकि 30 में से 3 गया 27 आ गया, तो PQ का वैल्यू 27 आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हमें एक सर्कल दिया हुआ है और जिसमें क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो टच कर रहा है चारों भुजाओं को। तो हम क्या करते हैं, एक दिया हुआ है वृत्त टाइप में दिया हुआ है इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, चारों भुजाओं को टच कर रहा है ये, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, फिर एक भुजा इधर से है वो इसको टच कर रहा है और एक भुजा इधर से भी हम कह देते हैं ये इसको टच कर रहा है, यानी 4 भुजाएं टच कर रही हैं। इसको नाम देते हैं A V C D, ठीक है। अभी हमें दे रखा है कि AB है वो दे रखा है 2x प्लस 3, AB का मान क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3, VC का मान दे रखा है 3x माइनस 1, BC इक्वल टू 3x माइनस के 1, CD जो है वो x प्लस 6 दे रखा है, CD क्या दे रखा है x प्लस 6 और DA दे रखा है x प्लस 4, x प्लस 4। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये जो दिया हुआ है इसमें हमें पता होना चाहिए कि आमने सामने की भुजाओं का जो योग है वो बराबर रहेगा, यानी हम कह सकते हैं AB और CD, AB प्लस CD है वो इक्वल टू रहेगा AD प्लस BC के। ये कॉन्सेप्ट है इसका सॉल्व करने का। AB और CD की वैल्यू क्या दे रखी है, AB दे रखा है 2x प्लस 3 और CD क्या दे रखा है x प्लस 6। इसी तरीके से इधर AD की वैल्यू क्या दे रखी है, AD की वैल्यू रखी है x प्लस 4 और BC की वैल्यू क्या दे रखी है 3x माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9, इसको हम सॉल्व किया 3x प्लस 9 और इधर हमने सॉल्व किया तो ये 4x प्लस 3 हो जाएगा, 4x प्लस 3,
तो इसको इधर लाते हैं तो इसको इधर लाते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 को 3 को इधर लाए तो 6 रह जाएगा, और 3 को इधर लेके 4x की तरफ x रहेगा, तो ये हो जाएगा 6, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो 6 हमारा आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे कि हमें मान लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है 625 डिवाइड बाई 575। कोसेक स्क्वायर थीटा 625 डिवाइड बाई 575 दिया हुआ है, 576 दिया हुआ है। हमें निकालनी है वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले कोसेक थीटा जो है वो दे रखा है हमें, कोसेक थीटा की वैल्यू सिर्फ ये कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है 625/576। सिर्फ अगर कोसेक थीटा हमें निकालना है तो कोसेक थीटा क्या रहेगा, 25/24 रहेगा, 25/24, क्योंकि हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया है। अब 25/24 रहेगा, और साइन थीटा क्या होता है 1 डिवाइड बाई कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 24/25। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 24/25, साइन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इधर हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 24/25 का स्क्वायर, यानी 576/625 माइनस 1, ऐसे ही आएगा साइन स्क्वायर थीटा 24/25 यानी 576/625। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, माइनस नहीं होता है यहाँ पर, तो +1 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा। इसे हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो वापस से। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर कर दिया हमने तो ये प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 रहेगा। तो 625 और 576 में से उसको निकालते भी हैं, 625 में 576 49 आता है, 49 डिवाइड बाई 625 यानी 7/25 आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, क्योंकि वर्गमूल है वो माइनस का 49 रहेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर हम निकालेंगे कॉस थीटा तो 7/25 आएगा। अब कॉस थीटा आ गया हमारे पास में, साइन थीटा आ गया है, तो निकाल सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 24/25, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/25 डिवाइड बाई 24/25 प्लस 7/25, तो 25 से 25 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 माइनस 7 क्या है तो कितना बचा, 24 में 7 गया तो 17 बचा, और 24 में 7 जोड़ा तो 31 होगा, यानी 17/31 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 17 डिवाइड बाई 31 हमारे पास में आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि 3 डिवाइड बाई 2 cos 39 डिवाइड बाई साइन 51, ये होने के बाद में माइनस के अंडर रूट में साइन स्क्वायर 39 प्लस के साइन स्क्वायर 51,
इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सबसे पहले तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जैसे कॉस है 39, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3/2 कॉस 39 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस 90 माइनस के 51 ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉस 39 हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और नीचे क्या है? साइन 51। ये हो गया माइनस के अंडर रूट में है साइन स्क्वायर 39, साइन स्क्वायर 39 प्लस ये साइन स्क्वायर 51 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 39, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? ये आगे 3/2, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा भी ये 51 हो जाएगा, साइन 51 कट जाएगा तो एक आ जाएगा हमारे पास में माइनस के अंडर रूट में हम देखें ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 39 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 39 यानी कॉस स्क्वायर 39। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी 3/2 माइनस के 1 कर देंगे आप, क्योंकि एक का वर्गमूल एक ही रहता है। तो ये हो जाएगा वैल्यू 1/2, तो 1/2 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि भाई कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है। कॉट ए इक्वल टू साइन वी डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें कॉट 2a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कॉट 2a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका जो लॉजिक है वो पता होना चाहिए। अब लॉजिक क्या है? पहले तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी, कॉट ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर साइन वी डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो पहले कॉट का हमारा फार्मूला क्या रहता है? कॉट 2a, ये हमारे पास में एक फार्मूला है कि 2 कॉस वी 1 माइनस कॉस बी डिवाइड बाई 2 साइन वी 1 माइनस कॉस बी तो ये क्या हो गया? एक तरीके से 2 से 2 कैंसिल और कॉस कॉट वी हो गया एक तरीके से। इसको मल्टीप्लाई करें कॉट 2a से, कॉट 2a से, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर a माइनस 1 कॉट स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कॉट a, 2 कॉट a। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे? कि साइन वी कॉट ए का वैल्यू क्या है? साइन वी डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। जैसे साइन वी डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस, क्वेश्चन में कॉस बी दिया हुआ है, ये नहीं है, बी है ये।
यहाँ पर बी रख देते हैं। ये कॉट ए की वैल्यू रखी है। अब इसी को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जैसे कॉट स्क्वायर मतलब साइन बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन बी डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस बी का स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर कर रहे हैं, का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई क्या है 2। कॉट ए की वैल्यू क्या है, कॉट ए की वैल्यू रखिए साइन बी डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस बी। इससे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस के 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व किया -1 से, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा 1 माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर। फिर नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। नीचे वाले पोर्शन में क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, 2 साइन बी है और 1 बाई कॉस बी है, ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस बी ऊपर चला गया, 1 माइनस कॉस बी, और नीचे आ गया वो क्या आएगा 2 साइन बी नीचे आ गया जब इसको हमने सॉल्व किया। अब आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो गया, जो वैल्यू है यहाँ से हम देखें 1 माइनस कॉस बी से एक कॉस 1 माइनस कॉस बी कट जाएगा, यहाँ पर एक वाला सिंगल कटेगा, ये सिंगल कटेगा, बाकी रहेगा। तो बाकी क्या रहेगा हमारा साइन स्क्वायर बी माइनस के, इसको हम सोल्व कर देते हैं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस बी, इसको हमने सॉल्व कर दिया अंदर, डिवाइड बाई 2 साइन बी। एक 2 साइन बी तो आ रहा है, 2 साइन बी, और एक 1 माइनस कॉस बी बचा हुआ है काटने पर, तो 1 माइनस कॉस बी भी बचेगा। अब इसको और खोल देते हैं हम, और खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और खोलने पर वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर बी माइनस के 1 माइनस के कॉस स्क्वायर बी, फिर माइनस के 2 कॉस बी डिवाइड बाई 2 साइन बी 1 माइनस कॉस बी, 2 साइन बी 1 माइनस कॉस बी। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी है यहाँ पर, साइन स्क्वायर बी को भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस बी, यानी साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, या साइन स्क्वायर बी -1 क्या होता है कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी -1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और ये माइनस कॉस स्क्वायर बी पहले से है, तो हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर बी, -2 कॉस स्क्वायर बी माइनस के 2 कॉस बी, डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वही जो सेम है 2 साइन बी 1 माइनस कॉस बी, 2 साइन बी 1 माइनस कॉस बी, यहाँ तक हो गया। अभी क्या कर सकते हैं हम, जो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है एक कॉस ऊपर से ले लेते हैं बाहर,
कॉस बी बाहर ले लेते हैं। कॉस बी बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस बी बाहर ले लेते हैं, 2 कॉस बी, 2 तो है ही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, 1 माइनस के कॉस बी, 1 माइनस के कॉस बी, और डिवाइड बाई, क्योंकि माइनस का लिया बार, माइनस ये 2 कॉस बी, और डिवाइड बाई 2 साइन बी, 1 माइनस के कॉस बी। तो 1 माइनस कॉस बी से 1 माइनस कॉस बी कट जाएगा, तो कॉस बी डिवाइड 2 से 2 कट जाएगा, कॉस बी डिवाइड बाई साइन बी क्या हो जाएगा, कॉट बी हो जाएगा। तो कॉट बी हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट 2a का वैल्यू है वो कॉट बी आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है हॉकी और टेनिस का पूछा है। जैसे कि हमारा क्या है, एक इस तरीके से पाई चार्ट दे दिया, ठीक है। पाई चार्ट में ये बताया गया है कि भाई क्रिकेट का जो परसेंट है वो है 81%, ये क्रिकेट का है, ठीक है। उसके बाद में बास्केटबॉल है, उसका परसेंट दे रखा है 50%, बास्केटबॉल का 50%। उसके बाद में टेनिस है, टेनिस का दे रखा है 45%, ठीक है। उसके बाद में गोल्फ है, गोल्फ का दे रखा है 36%। उसके बाद में अदर्स है, अदर्स का दे रखा है 31%। उसके बाद में फुटबॉल है, फुटबॉल का दे रखा है 54%। और उसके बाद में हॉकी है, हॉकी का दे रखा है 63%। तो ये परसेंट है वो 360 डिग्री होगा एंगल, एंगल कितना हो रहा है 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री के एंगल में दिया हुआ है। तो हमें ये पूछा है कि हाउ मच परसेंट मोर इन स्पेंड इन हॉकी देन इन टेनिस, यानी टेनिस के कंपेरिजन में हॉकी में कितना परसेंट ज़्यादा है। तो टेनिस में 45% है और हॉकी में 63% है, यानी डिग्री में देखा है। तो 1% की वैल्यू क्या हो रही है, 100% में अगर हम 360 का भाग दे देते हैं या 360 में 100 का भाग देते हैं, 360 डिग्री है उसमें अगर 100 का भाग दे देंगे तो 3.6 आ रहा है एक में, तो वो हम निकाल लेते हैं कि हमारा कितना डिफरेंस कितना है, 63 और 45 का डिफरेंस है। तो कौन किससे ज़्यादा है, पूछा है टेनिस, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच परसेंटेज स्पेंड ऑन हॉकी मोर स्पेंड हॉकी, हॉकी हॉकी पूछा है टेनिस के कंपेरिजन में, यानी कौन किसका किसका है और कौन है, वो कौन वाला ऊपर आता है। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे डिफरेंस 63 माइनस 45, क्योंकि हॉकी है टेनिस के कंपेरिजन में इतना ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में, हाँ हॉकी का टेनिस के कंपेरिजन में, इनटू 100 हम निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 40%। या फिर हम ये तरीका है, यानी कितना कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है वो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है, अगर टोटल अमाउंट है स्पोर्ट्स में वो दे रखा है 1,80,00,000, टोटल अमाउंट मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन में 1,80,00,000, तो 80,000 में 80 लाख में 1 2 और ये हो गया इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,80,00,000 हो गया। तो हमें ज्ञात करना है कि बास्केटबॉल पर कितना खर्च हुआ है। बास्केटबॉल 50% दे रखा है, यानी डिग्री में दे रखा है 50%। तो पहले तो 1 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि डिग्री में है। तो 360 में से 50 हिस्सा बास्केटबॉल का है, तो 50 डिवाइड बाई 360, 360 में से 50 हिस्सा बास्केटबॉल का है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,80,00,000 से, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में 25 लाख के आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आएगा 25 लाख। नेक्स्ट हम देखें कि हाउ मच परसेंट लेस इन स्पेंड इन फुटबॉल देन क्रिकेट, फुटबॉल में क्रिकेट के कंपेरिजन में कितना कम हुआ है। तो क्रिकेट में हुआ है 81,
तो जैसे हमें तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि क्रिकेट में हुआ है 81 और फुटबॉल में हुआ है 54। किसके कंपेरिजन पूछा है? फुटबॉल के क्रिकेट के कंपेरिजन फुटबॉल में कितना हुआ है। तो क्रिकेट हमारा सीधी सी बात है नीचे आएगा, किसके कंपेरिजन में हुआ है वो नीचे आएगा। तो 81 माइनस 54 डिवाइड बाई 81 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, अब इसको हटा देते हैं हम। तो 3 क्वेश्चन पूछे हैं पाई चार्ट में से, तीनों हमने देख लिया, ज़्यादा वाला भी देख लिया, कम वाला भी देख लिया हमने। अब देखते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 10% और 4 ईयर का है, यानी जो साल दे रखा है वो 4 दे रखा है, ईयर 4। वाट अमाउंट इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ऑन डेबिट ऑफ RS, कितना? 3220 रुपये किसी ने उधार लिए हैं, 4 साल तक उसको इंटरेस्ट देना है, तो इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा वो हमें निकालना है। तो पहली बात तो 10%, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो स्टार्टिंग में तो वो कुछ देगा नहीं, तो मूलधन मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। दर हमारी 10 है, समय हमारा स्टार्टिंग में 0 है, तो स्टार्टिंग में दे दिया उसने 100 रुपये। तो दूसरी साल आते हैं 100 इंटू 10 इंटू 1 यानी 110 देगा। फिर तीसरी साल आते हैं 100 इंटू 10 इंटू 2 यानी 120 देगा। इसी तरीके से चौथी साल में 130 देगा, 100 इंटू 10 इंटू 3 यानी 130 देगा। तो इस तरीके से टोटल कितना हो रहा है, 4 साल में कितना वो दे चुका है, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 460 यूनिट दे चुका है। 460 यूनिट में वो उसको कितने पैसे देने हैं टोटल? 3220। एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, यानी एक यूनिट में कितना दे रहा है वो? 100। एक यूनिट में 7 दे रहा है, 7 का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 100 यूनिट में कितना देगा? ये 100 का हिसाब से दे रहा है वो, तो 100 यूनिट में कितना देगा? 700। तो 700 वो देता जाएगा 4 साल तक। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा, नहीं 700 के हिसाब से वो पे कर देगा, रीपे कर देगा, जो भी पेमेंट रहेगा उसको पे कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है एक क्वेश्चन की। फाइंड करना है यूनिट डिजिट। जैसे 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल, इस तरीके से जाते जाते हैं, और 55 का फैक्टोरियल। 55 का फैक्टोरियल का 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से। 35 का फैक्टोरियल क्या होगा? 35 इंटू 34 इंटू 33 इंटू 5। 55 का क्या होगा? 55 इंटू 54 इंटू 53 इंटू, इस तरीके से कॉल सॉल्व करते हैं। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? जैसे 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 ही रहेगा। 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 इंटू 1 2 रहेगा। 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 दूनी 6, तो 6 रहेगा 3 का यूनिट डिजिट। 4 फैक्टोरियल है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 3 12 और 12 दूनी 24, यानी 4 का यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। और 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? क्योंकि 5 में क्या है, 5 भी आ जाता है 2 भी आ जाता है, तो यूनिट डिजिट 0 रहेगा। यानी उसके बाद में जितनी भी संख्या है उनका यूनिट डिजिट है 0 रहेगा 5 के बाद में। तो 4 तक ही हमें कैलकुलेट करना है, तो 4 तक ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 1 + 2 + 6 + 4, तो क्या आएगा? 13 आएगा। तो 13 में यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, तो 3 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि 504 है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 504 है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है।
3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है। तो सेकंड पार्ट है थर्ड पार्ट का 2/3 हो, यानी तीसरे पार्ट में अगर x आ रहा है तो सेकंड पार्ट में 2x/3 आना चाहिए। एंड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट इज 11/27। और x यानी यहाँ पर जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट का जो रेशियो है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट का रेशियो वो आना चाहिए 11:27। इस तरीके से हमें डिवाइड करना है, 504 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 3 पार्ट में हम देख लेते हैं। पहला पार्ट है वो 11 आना चाहिए रेशियो। दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है वो 27 आना चाहिए। बीच का पार्ट हमें पता नहीं है, तो बीच का पार्ट हम निकाल सकते हैं तीसरे पार्ट का 2/3, यानी 27 का 2/3। तो 3 से कट जाएगा 9, 9 दूनी 18, तो 18 आ जाएगा। तो अनुपात तो हमारे पास में आ गया 11:18:27। तो 11:18:27 कितना हो गया? टोटल हो गया 11, 18, 29, 29, 27, 56। तो 56 की वैल्यू दे रखी है 504। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। अभी हमसे पूछा है कि सेकंड पार्ट का अमाउंट क्या है। सेकंड पार्ट क्या है? 18। तो 18 × 9 कर देंगे हम। तो 18 × 9, 9 8 72, आंसर लगी 7, 9 कम 9, 9 7 16, यानी 162 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी है वो 20 दिन में किसी काम को कर देते हैं। ए एंड बी है, दोनों मिलकर के किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं। 20 दिन में कर देंगे, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी है, मिलकर के किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेला है, उसी काम को 32 दिन में कर देता है। When both work together, their efficiency reduced by 20% compared to the efficiency when they would work alone। यानी जब वो एक साथ काम करते हैं तो उनका जो एफिशिएंसी है वो दोनों का 20% कम हो जाता है। जब वो अकेले काम करते हैं उसके कंपैरिजन में जब दोनों काम करते हैं तो उनका जो एफिशिएंसी है वो 20% कम हो जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज वी अलोन टेक्स टू कंप्लीट द सेम वर्क, यानी बी अकेला उसको कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, वो हमसे पूछा है। तो अकेला बी के बारे में पूछा है। सबसे पहले तो ए प्लस बी है, वो हमें दे रखा है 20%। ए और बी है 20 दिन लेते हैं 80% एफिशिएंसी के साथ में, यानी 80% एफिशिएंसी दे रखी है 20 दिन। तो 1% एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/4 काट देंगे इसको, 20/80 1/4। तो 100% एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/4 × 100 यानी 25। 25 दिन में वो करते काम को, अगर वो 100% एफिशिएंसी से करते, लेकिन अभी 20 दिन दिया हुआ है। 100% एफिशिएंसी से करेंगे तो ज़्यादा कम दिन में काम करेंगे, वो सीधी सी बात है। ज़्यादा दिन में नहीं करेंगे, 25 दिन में नहीं करेंगे, फिर कम दिन में करेंगे। 80% एफिशिएंसी से 20 दिन ले रहे हैं तो 100% एफिशिएंसी से वो 16 दिन ही लेंगे, क्योंकि 4 का भाग दे देंगे यहाँ पर, 20 का भाग दे देंगे, 80 में 4 आएगा, यानी 1% की वैल्यू आ रही है 4, तो 100% एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 16। 80% का 20 है, तो 100% एफिशिएंसी से करेंगे तो 20, 80 में 20 जोड़ देंगे तो 4 और जोड़ देंगे, 4 यहाँ पर घटा देंगे, 16 आ जाएगा। यानी ए और बी अगर 100% एफिशिएंसी के साथ में काम करते हैं तो किसी काम को वो 16 दिन में कर सकते हैं। अब वो 16 दिन में जब कर सकते हैं और बी की एफिशिएंसी है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ए अकेला 32 दिन में काम करता है, तो ए अकेला 32 दिन में काम करता है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। ए अकेला कितने दिन में करता है? 32 दिन में काम करता है। तो 16 का 32 भाग देंगे तो कितना बचेगा?
और इधर ए अकेला है 32 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी, एफिशिएंसी यहाँ पर 1 हो जाएगी और यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि वी को काम करना है। तो इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे 16 दूनी 32, क्योंकि एक ही एफिशिएंसी दी हुई है। अब इसमें हमें देखना है कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा। तो 32 काम करना है टोटल, ए की एफिशिएंसी रखी 32, तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पर हमने 16 में भाग दिया 32 का, 32 भाग दिया 16 का 2 आया। तो इसके अकॉर्डिंग ए जो है, बी जो है वो कितने दिन करेगा, 32 डिवाइड बाई ए, यानी 32 दिन में ही वो काम करेगा। एक तरीका तो ये है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए 32 दिन में काम करता है लेकिन बी का पता नहीं है, और दोनों मिलकर के 16 दिन में करते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1/2, सीधी सी बात है। और इसकी एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, तो इसका क्या रखें 1/2 दोनों को जोड़ने पर कि 16 आना चाहिए, यानी 1/2 प्लस x, ये 16 आना चाहिए। इसी तरीके से कुछ करना होगा। तो x की वैल्यू है वो हमारी 32 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू जैसे भी करके है 32 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू इस तरीके से आएगी, 1/2 वैल्यू आएगी x की वैल्यू यहाँ पर 1/2। तो ये b जो है वो 32 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है कि मैक्सिमम एरिया है ट्रायंगल का, वो हमें निकालना है, जबकि उसकी पेरीमीटर दे रखी है, यानी जो परिमाप दे रखा है ट्रायंगल का वो दे रखा है 12√3। तो साइड क्या होगी, मैक्सिमम एरिया अगर हमें निकालना है तो कभी भी मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल जो होता है वो समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जो साइड आएगी उसकी भुजा जो आएगी वो आएगी 12√3 डिवाइड बाई 3, तो ये 4√3 हमारी भुजा आ जाएगी। अब हमारे पास में एरिया जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, जो एरिया होता है, यानी क्षेत्रफल जो होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो √3/4 आ जाएगा इंटू भुजा स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 16, ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी √3/4, और ये हो जाएगी 16 इंटू 3, तो ये 4 बार कटेगा, तो 4 तिया 12 √3 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 12√3 हमारा आंसर रहेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैथ के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, ताकि हम क्या है और वीडियो बनाने के लिए, इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट रहें।